हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर पेज। सो आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा। ये उसके कंटिन्यूएशन में है, वैल्यू एडिट मेथड का पार्ट नंबर 2। अभी तक हम लोगों ने वैल्यू एडिट में क्या देखा है? हमने वैल्यू एडिट में देखा है कि वैल्यू एडिट क्या होता है, वैल्यू एडिट कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है। बेसिकली वैल्यू एडिट का फॉर्मूला हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था, साथ में हमने देखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और कैसे उसे निकालते हैं। जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। साथ में ही अगर आपके पास सेल्स गिवन नहीं है तो आपको बहुत आसानी से पता है सेल्स कैसे निकलती है, कितना टोटल आउटपुट सोल्ड इनटू जो भी प्राइस है उसकी, उसमें इनटू उसको मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा सेल्स, राइट। उसके बाद आपने टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमने कुछ नहीं देखा, अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसको वैल्यू एडिट मेथड को यूज करके हम नेशनल इनकम निकालेंगे, राइट। सो बिफोर वी बिगिन आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। सो आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर कमेंट कर दिया होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप ये देखिएगा ध्यान से। So the question was, which of the following is classified as final consumption expenditure? इनमें से कौन सा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और कौन सा फाइनल है। तो जो फाइनल होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो पहला ऑप्शन अगर हम देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D की बात हो रही है बाय दी टाटा ऑन नैनो कार। देखो टाटा कंपनी है, उन्होंने नैनो कार की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया है, तो उनके लिए वो उनका इंटरमीडिएट खर्चा है, ठीक है। वो उनके लिए कोई फाइनल खर्चा नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करती है, जैसे मेडिसिन वगैरह में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी करती है, तो ये सब उनके लिए एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। दिस इज नॉट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अ फर्म टू एन इंश्योरेंस कंपनी। मेरी एक फर्म है, मैं एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी को, लेट्स से LIC को कर रही हूँ, तो मैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रही हूँ वो मेरे लिए थोड़ी ना कोई फाइनल खर्चा हो गया, फाइनल खर्चा थोड़ी ना है। प्रीमियम मैं क्यों दे रही हूँ, ये एक्सपेक्ट करके कि भाई फ्यूचर में अगर हमें कभी भी कोई दिक्कत आई, कोई क्लैमिटी की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से XYZ, तो उसमें मुझे इंश्योरेंस कंपनी मुझे कॉम्पनसेट करेगी, तो वो मेरे लिए अभी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, राइट। सो अगेन दिस इज नॉट द ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हाउस होल्ड्स टू एन इंश्योरेंस कंपनी। देखो मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रही हूँ, तो मेरे लिए ये खर्चा है क्योंकि मैं इसको कोई फर्दर यूज नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली मेरी डेथ, मतलब लेट्स से डेथ या फिर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, तो मेरे लिए वो खर्चा है। मतलब कंज्यूमर क्या करता है ना, कि किसी को भी पैसे दे रहे, उनको लगता है कि भाई ये मेरे लिए खर्चा ही तो हो रहा है। मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर रही हूँ तो मेरे लिए तो वो खर्चा हो गया, मैं उसको इंटरमीडिएट खर्चा नहीं मानूंगी, ठीक है। तो फॉर अ हाउस होल्ड, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर एक फर्म कर रही है तो फर्म के लिए तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, बट हाउस होल्ड के लिए ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टिल हम लोग लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। इट सेज कि बिजनेस एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑन टूर एंड एंटरटेनमेंट। आपको पता है कि भाई कंपनी क्या करती है, बिजनेस कंपनीज क्या करती है कि भाई अपने एम्प्लॉइज को खर्चा देती है टूर और एंटरटेनमेंट के लिए, तो उनके लिए वो ऑब्वियसली फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थोड़ी ना हो गया वो तो, क्योंकि जिससे कि हमारे एम्प्लॉइज मोटिवेट हुए टू काम करने के लिए और उनको थोड़ा सा टूर एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी हम खर्चा करेंगे, तो ये सब चीजें उनके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। दीज आर नॉट काउंटेड एज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। सो अब हम आगे देखते हैं, हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो वैल्यू एडिट मेथड को शुरू करने से पहले हम एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे जो आप बचपन से पढ़ के भी आ रहे होंगे, आप लोग को पता होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। देखो ये डिफरेंस हम क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये डिफरेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे वैल्यू एडिट मेथड में काम आएगा। वैल्यू एडिट मेथड में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बन जाती है क्योंकि वहां पे जब आप स्टेप्स देखेंगे ना अभी हम कि किस तरीके से नेशनल इनकम निकालनी है, उस स्टेप का पहला पॉइंट ही जो है उसमें ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम क्लासिफाई करें कि प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज जो है उसका नेचर कैसा है, कि वो प्राइमरी सेक्टर का काम कर रही है, सेकेंडरी सेक्टर का काम कर रही है या टर्शरी सेक्टर का काम कर रही है, राइट। तो अब अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो आपको पता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके
एक्सप्लॉइट करके कुछ एक्सट्रैक्ट करना, बेसिकली दे एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे दे रखा है इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन यूनिट एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, सबसॉइल एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल जैसे फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, प्राइमरी सेक्टर के। इट इज अ सोर्स ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल्स फॉर द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को। जो भी रॉ मटेरियल हमारा प्राइमरी सेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में से, वो उनको क्या करते हैं, उनका यूज सेकेंडरी सेक्टर को देता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करती है, उन बेसिकली जो भी वो एक्सट्रैक्ट हुए रिसोर्सेज उसको ट्रांसफॉर्म करती है, एक पर्टिकुलर गुड बनाती है, ठीक है, उसको गुड में ट्रांसफॉर्म करती है। इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। तो वो क्या करती है, गुड को ट्रांसफॉर्म कर देती है और ये गुड, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। वहीं अगर टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर में हम बात करते हैं जो सर्विसेज की हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस, एजुकेशन सर्विसेज वगैरह की जब हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जैसे सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन यूनिट विच आर एंगेज्ड इन transforming one good into another good. Such activity is called manufacturing activity. It converts the raw materials into finished goods, right? For example, firms engage in converting sugar cane into sugar. Construction companies, power generation, ये के सारे हमारे secondary sector हो गए. It depends on primary sector for raw materials. For this one, I'm कैमरा ऑफ करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड। हाँ, सो टर्शरी सेक्टर में यहाँ पे आपका आ गया कि इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट एंगेज इन प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। यहाँ पे हम सर्विसेज की बात करते हैं, गुड्स की बात सिर्फ यहाँ तक होती है, राइट। यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। और अगर मैं बात करूँ इसकी थर्ड सेक्टर की, तो इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट आ गया आपका, और फाइनेंस, एजुकेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सर्विसेज की बात आ गई, तो वो टर्शरी सेक्टर है। इट्स ग्रोथ इज प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन बोथ द सेक्टर्स। देखो उसकी ग्रोथ दोनों सेक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितना प्राइमरी सेक्टर और कितना ग्रो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उस पर डिपेंड करेगा टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ किस हिसाब से होगी, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक मीनिंग समझ आ गया होगा, और ऑलरेडी आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे, ठीक है। हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। देखो अब कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, ये एक बेसिक सा प्रोसीजर, आप लोगों को लग रहा होगा स्टेप्स आ गए भाई कितने भयानक वगैरह कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सिंपल है। मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है कि बस एक सिंपल सा तरीका ही है, इसके हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और सही बताऊं तो ये 4 स्टेप्स नहीं है, आप यूँ समझ लो बस ये एक ही स्टेप है, मतलब इट्स लाइक 1 स्टेप ही करना है आपको। क्या करना है अब आपको, देखो पहला स्टेप यहाँ पे मैंने लिख रखा है, GVA MP of primary sector plus GVA MP of secondary sector plus GVA MP of tertiary sector। देखो it means gross value added, एक सेकेंड, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। आपको पहले क्लासिफाई करना है कि भाई ये प्रोडक्शन एंटरप्राइज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। तीनों सेक्टर्स की सेपरेटली आपको GVA MP ऐड करनी है। GVA MP हमने अभी पिछली वीडियो में देखा था कि वैल्यू एडिट, टोटल कितना वैल्यू ऐड कर रहा है हर एक सेक्टर, उनकी टोटल वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा GVA MP ऑफ ईच सेक्टर सेपरेटली, ठीक है। बस तीनों को ऐड कर दो, आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कि भाई प्राइमरी सेक्टर, वैसे तो इतना डिफिकल्ट होता नहीं है इसको मतलब क्लासीफाई करना, आप समझ जाओगे। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की तीनों की GVA MP को ऐड कर दोगे ना, तो आपका GDP MP आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि आपको GDP MP को बेस लेके रखना है, उससे आपको कुछ भी निकालना हो, NNPFC, NDPFC, NNPMP, एनीथिंग बहुत आसान से आप निकाल सकते हो, राइट। तो पहला स्टेप आपका सेम वही है, आइडेंटिफाई करना और क्लासीफाई करना प्रोडक्शन यूनिट। सेकंड स्टेप आपका हो गया कि GDP MP निकालना। GDP MP कैसे निकलेगा भाई, इन तीनों को ऐड कर दो तो वो एक ही स्टेप हो जाता है, और कुछ नहीं, इन तीनों को ऐड करके आपका GDP MP ही निकलेगा। अब भाई अगर मैं पूछूं कि इसी से आपको NDPFC निकालनी है, तो नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। NDPFC आप कैसे निकाल लोगे भाई, G से N पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो छोटा करना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। DP सेम इग्नोर। MP और FC मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है हमें और छोटा आना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा आ जाएगा NDPFC। अब भाई क्वेश्चन कह रहे हैं नहीं डोमेस्टिक इनकम नहीं निकालना, हमको नेशनल इनकम निकालना है, निकाल लो, व्हाट्स अ बिग डील। अब यहाँ पे देखो जैसे कि आप N और N सेम, NNPFC होता है ना नेशनल इनकम, आपको पता है, N और N सेम इग्नोर, DP और NP भाई छोटा है, हमें नेशनल में जाना है, ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FC सेम इग्नोर। तो क्या दिक्कत आ रही थी इसमें, बस ये इसके स्टेप्स है वैल्यू एडेड मेथड के। अब मैं एक न्यूमेरिकल बता दूंगी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं फॉर द प्रैक्टिस, वो आपकी बुक्स में होंगे, अगर पर किसी के पास बुक्स नहीं है
तो आप लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए और आप वहां पे सॉल्व भी कर सकते हो और आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल मैं आपको एंड में दूंगी एज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, बट मैं बता दूंगी एक बार कैसे करना है, ठीक है। सो प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिट मेथड, देखो ये प्रिकॉशंस क्या है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। अच्छा, पहले एक अच्छी बात ये है कि कई बार क्या होता है ना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब एक न्यूमेरिकल आ गया और साथ में आ गया राइट डाउन द प्रिकॉशंस फॉर दिस मेथड, कोई भी मेथड आ सकता है तीनों में से, राइट। बच्चे क्या करते हैं ना कि ये याद ही नहीं करते प्रिकॉशंस वगैरह, उनको लगता है छी यार ये सब कौन करेगा, न्यूमेरिकल करके जाते हैं, थोड़ा सा काम है। बट सही बताऊं तो ये प्रिकॉशंस याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है और ये बहुत इजी है, आप इसे समझोगे तो आपको आसान लगेंगे करने में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी क्या है। जैसे कि पहला प्रिकॉशन है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये तो हमें पहले से ही पता है भाई, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। तो पहला प्रिकॉशन हमें समझ आ गया, ये तो मतलब एक तरीके से तीनों के लिए ही होगा देखा जाए तो, ठीक है। मतलब ये तो हर यूनिवर्सल ही हो गया ना कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। डबल काउंटिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है। सेकेंड है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। देखो सेकेंड हैंड गुड की जो सेल और परचेज हो रही है एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्यों? लेट्स से ये मोबाइल है, ठीक है, दिस इज अ फोन। इस फोन को मैंने पिछले साल खरीदा था, ठीक है, लेट्स से ऑन ईयर 2021। जब मैंने इस फोन को 2021 में खरीदा था तो ऑब्वियसली उस ईयर की प्रोडक्शन लिखा होगा ना, उस साल की नेशनल इनकम में इसका पार्ट होगा कि भाई ये भी एक सेल हुआ है मोबाइल फोन। अब मैं इस साल इस फोन को आपको बेच रही हूँ, ठीक है, मेरे साइड वाले को या आपको बेच रही हूँ। अब मैं ये बेच रही हूँ, वापस इसको लिख दूं कि भाई इस एक और फोन बिका है इतने का, ऐसा तो है ही नहीं ना। ये तो सेकेंड हैंड गुड है, इसकी तो ओरिजिनल जब ये प्रोडक्ट जब ये सेल हुआ होगा इसकी तो वैल्यू इंक्लूड हो चुकी होगी, तो वापस थोड़ी ना इंक्लूड किया जाएगा। और वहीं अगर आप लोग सेकेंड हैंड गुड खरीदो तो उसकी वैल्यू अलग से इंक्लूड नहीं की जाती है, वो जिस साल किसी ने खरीदा होगा सेकेंड हैंड गुड से पहले फर्स्ट हैंड गुड तो रहा होगा ना, उसमें इंक्लूड हो चुकी होगी। तो इसलिए सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू भी इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट समझ आ गए। थर्ड पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। देखो कोई भी सर्विस, याद रखना ये 2 पॉइंट आपके बहुत ध्यान से रखने हैं, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि ये जो, हाँ मैं एक सेकेंड एक चीज बता रही हूँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्विस है और ये जो गुड्स है, ये आप ध्यान में रखना। क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन का मतलब मैं खुद के लिए, तो मैं कोई भी सर्विस खुद के लिए जो कर रही हूँ वो इंक्लूड नहीं करना। लेट्स से कि मैं हूं एक हाउसवाइफ, ठीक है, मैं काम कर रही हूँ अपने घर में, तो ऑब्वियसली वो अब उसकी मॉनिटरी वैल्यू थोड़ी ना निकालने बैठ सकती है कि भाई ये काम कर रही हूँ मैं तो उसकी कीमत कितनी हुई कि एक दिन में मैं इतना काम कर रही हूँ तो उसके हिसाब से, ऐसा तो नहीं होता। तो मैं खुद के लिए जो काम कर रही हूँ फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कोई सर्विसेज की बात हो रही है वो इंक्लूड नहीं करना। लेट्स से एक मेड है, मेरे घर में एक मेड आती है, वो मेरे घर का काम करती है, उसको तो मैं पैसे देती हूँ ना, वो तो पैसे लेगी क्योंकि वो खुद के लिए नहीं कर रही है, वो एक इसको वर्क के तौर पे कर रही है। तो कोई भी सर्विसेज जो मैं अपनी कंजम्पशन के लिए कर रही हूँ मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगी। लेट्स से मैं इकोनॉमिक्स है, मैं अपना इकोनॉमिक्स किसी भाई बहन को पढ़ा रही हूँ तो उससे तो ना पैसे लूंगी। वहीं अगर मैं इकोनॉमिक्स कहीं बाहर कोचिंग में पढ़ाऊँ या कहीं और पढ़ाऊँ तो ऑब्वियसली मैं वो चीज के पैसे लूंगी, ठीक है। तो यही है कि अगर मैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज कर रही हूँ वो इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। देखो कोई भी गुड्स मैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रही हूँ वो इंक्लूड करूंगी। अब इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्रॉप ग्रो करती हूँ, लेट्स से मैं वीट ग्रो करती हूँ, ठीक है। अब मैं वीट ग्रो कर रही हूँ, अब वो वीट ऑब्वियसली मुझे अपने घर के लिए भी चाहिए। मान लो मेरे घर में 4 लोग रहते हैं तो मुझे उन लोगों के लिए भी तो चाहिए। अब मैंने वो मार्केट में नहीं जाने दिया, वो 4 लोगों के हिसाब से और बाकी का बेचने दिया। पर आप देखो टोटल आउटपुट मान लो 20 किलो बना था पर मैंने मार्केट में सिर्फ 15 किलो भेजा, तो 5 किलो भी तो आउटपुट ही बना है ना, इस साल की प्रोडक्शन में ऐड होना ही चाहिए। पर वो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ तो क्या हुआ, अपने लिए यूज कर रही हूँ तो क्या हुआ, इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा ना क्योंकि वो गुड्स है। अब मैं मान लू पूरा का पूरा 20 किलो भेजती हूँ, फिर भी मेरे को चाहिए वो गुड्स, तो मैं बाहर से खरीद के लाऊंगी तो भी तो मैं उसको इंक्लूड करूंगी ना क्योंकि वो मेरे लिए खर्चा हो गया। तो कोई भी गुड्स जो मैं अपनी कंजम्पशन के लिए यूज करूंगी उसको इंक्लूड करूंगी क्योंकि वो भी उस पीरियड के आउटपुट का पार्ट है। पर कोई भी सर्विसेज अगर जो मैं अपने लिए कंज्यूम कर रही हूँ वो इंक्लूड नहीं की जाएगी, ठीक है। ये 2 चीज थी इसमें, सर्विसेज और गुड्स, आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे
यहाँ पे मैंने देखो एक बॉक्स बनाया हुआ है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को डिटेल में देने के लिए। कुछ नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको रीड करके देती हूँ। एक सेकेंड मुझे कैमरा या तो गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वही है, गुड्स जो बनाए जाएंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे, सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होंगी वो इंक्लूड नहीं की जाएगी नेशनल इनकम में। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें एक चीज आप ध्यान ये भी रख सकते हो कि जरूरी नहीं होता ना, देखो क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स वाले में आप ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं होता जो भी सारे गुड्स हमने बनाए हैं, जो भी सारे गुड्स हमने बनाए वो मार्केट में सेल हुए, क्योंकि मैं अपने कंजम्पशन के लिए तो अपने कंजम्पशन के तौर पे भी तो रख सकती हूँ ना। तो उसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है ना उस गुड की, वो भी इंक्लूड आप करोगे। मतलब इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब जो गुड्स मैंने अपने लिए रख लिया, अपनी कंजम्पशन के लिए रख लिया, उसकी वैल्यू भी मैं इंक्लूड करूंगी। समझ आ गई बात? बहुत आसानी से समझ आई गई होगी वैसे, ठीक है। सो आगे है हमारा, ये थे 4 प्रिकॉशंस हो गए हमारे। अब है 5th प्रिकॉशन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। देखो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। मान लीजिए ये जिस घर में मैं रह रही हूँ ये मेरा ही घर है, ठीक है। लेट्स से ये मेरा घर है, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो मार्केट वैल्यू, अब जैसे कि लेट्स से चलो देखो, एक मैं हूँ और एक साइड वाला घर है, लेट्स से वहां पे जो ओनर मतलब वहां पे जो रहते हैं, मान लो कि आप लोग रहते हो उस घर में, साइड वाले घर में, तो आप लोग ऑब्वियसली किराए पर रह रहे हो, आपको पैसा देना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है एज पर दी मार्केट की जो प्राइस चल रही है। तो वहां पे आपने मार्केट की प्राइस दी और वो नेशनल इनकम का पार्ट हो गया। अगर मैं बात करूं मेरा खुद का घर, अगर ये है, लेट्स से ये घर मेरा है, तो यहाँ पे मैं आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, मैं थोड़ी ना वैल्यू दूंगी, मतलब मैं थोड़ी ना रेंट देती रहूंगी, राइट। बट ऐसा बोला जाता है कि जो मेरे घर की मतलब जो मार्केट में रेंट चल रहा है उस हिसाब से जो वैल्यू है, उस वैल्यू को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए नेशनल इनकम में। ऑल्दो मेरे को देना नहीं पड़ रहा है बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द हाउस, बट स्टिल वो जो वैल्यू है हाउस की वो इंक्लूड करनी चाहिए हमें नेशनल इनकम में, ठीक है। तो इसी को ही हम इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू बोलते हैं, जो भी कह लो। तो वही बोला क्योंकि क्या होता है, जो ओनर है ऑब्वियसली उसको रेंट तो नहीं देना पड़ रहा, बट वो सारी सर्विसेज तो इंजॉय कर रहा है, जो रेंट वाला बंदा भी इंजॉय करेगा ही, उसको भी तो पैसे देने पड़ रहे हैं। तो वो सारी सर्विसेज की वैल्यू को एज पर द मार्केट प्राइस जो चल रहा है रेंट, वो उनको पे करना पड़ेगा। पे नहीं मतलब उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। 6th प्रिकॉशन है, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। ऑब्वियसली भाई जो चेंज इन स्टॉक हमने देखा था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो भाई जो चेंज इन स्टॉक हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को भी इंक्लूड करना है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, मतलब देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, ठीक है। तो ये 6 प्रिकॉशंस है यहाँ पे। तो अब मैं बात करूँ डबल काउंटिंग की। मैंने अभी पीछे बात की थी कि भाई डबल काउंटिंग क्यों, हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। बट डबल काउंटिंग है क्या? देखो डबल काउंटिंग हो गया कि किसी गुड की वैल्यू 2 बार इंक्लूड हो जाना। मैंने आपको एक बार ब्रेड और उसका एग्जांपल दिया था, राइट, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन मेजरिंग द नेशनल इनकम को मेजर करते समय द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये तो मैंने आपको हर बार बताया, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, नेशनल इनकम निकालते समय। आगे लिखा हुआ है, हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज आल्सो इंक्लूडेड अलोंग विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। देखो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम तब आएगी जब, जो मैंने बोला कि 2 बार वैल्यू ऐड हो रखी हो। 2 बार ऐड होने का मतलब यही होता है कि फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू भी, ठीक है, वापस डाल दो। तो जब इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड होती है फाइनल गुड में, तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। अब ऐसे तो आप लोगों को हवा से समझ आ रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी, बट उससे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस। एक आउटपुट को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेना, ठीक है, while passing through the various stages of production। अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से पास करते समय उसकी आउटपुट की जो वैल्यू है उसको हम एक से ज्यादा बार ऐड कर लेंगे, तो उससे हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे दे रखा है कि फार्मर सेल्स व्हीट फॉर ₹500। भाई फार्मर है, लेट्स से आई एम अ फार्मर, मैं व्हीट बेच रही हूँ 500 रुपए का, ठीक है, मैं आप लोगों को व्हीट बेच रही हूँ 500 रुपए का। आप कौन हो, मिलर, ठीक है। या फिर आप ऐसे ले लो, एक ए फार्मर है, मतलब आई एम सो बैड इन राइटिंग, एनीवेज, एक ए हमारा फार्मर है, बी हमारा मिलर है, सी हमारा बेकर है और डी हमारा कंज्यूमर है। ये ऑल्दो डी नहीं लग रहा है, ठीक है, जो भी है, डी हमारा एक कंज्यूमर हो गया। सो ए ने क्या किया, व्हीट बेचा 500 रुपए का बी को, मिलर को। देखो
मैं यहाँ पे देख रही हूँ आउटपुट क्या क्या बन रहा है, ये टेबल देख रही हूँ, आउटपुट वैल्यू ऑफ इनपुट वैल्यू एडिड, ये टेबल हम ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हमने देखा आउटपुट ए वाले, इस वाले प्रोडक्शन फेज में कुछ बन रहा है, इस वाले प्रोडक्शन फेज में आउटपुट क्या बन रहा है, व्हीट बन रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया व्हीट। ए ने ये व्हीट बी को बेचा 500 रुपए का, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी वैल्यू बनी, 500 रुपए। इनपुट की कोई वैल्यू इसमें दे रहा कि नहीं, जीरो मान लिया हमने, ठीक है, इनिशियली है तो हमने मान लिया जीरो है, कुछ इनपुट की वैल्यू नहीं है। और वैल्यू कितनी ऐड करी फार्मर ने बेसिकली उसमें कितनी वैल्यू का गुड बना दिया, 500 रुपए का गुड बना दिया, तो उसकी ये वैल्यू एडिशन हो गई 500 रुपए की, ठीक है। अब उसके बाद है ये मिलर, ए ने बी को बेचा, तो बी ने बेसिकली उस गेहूं का आटा बना लिया 700 रुपए का, तो बी ने क्या बनाया, फ्लोर, और उसने बनाया 700 रुपए का, और उसने इनपुट और उसके लिए इनपुट क्या था, गेहूं कितने का था, उसके लिए 500 रुपए, तो उसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी, 200 रुपए की वैल्यू ऐड करी। इसी तरह बी ने सी को बेचा, बेकर है, उसने आटे से ब्रेड बनाई 1000 रुपए की, तो आउटपुट बना ब्रेड, आउटपुट की वैल्यू कितनी है 1000, और उसके लिए इनपुट क्या था, आटा कितने के लिए 700 का, तो उसने कितनी वैल्यू आउट करी 300, और इसने कंज्यूमर को बेच दिया। तो आप देख रहे हो उसमें वैल्यू ऐड कितने की हो रही है, 500 प्लस 200 प्लस 300, ये हमारी वैल्यू एडिशन हुई है 1000 रुपए की। इसी को कहते हैं GVA-MP वाला फॉर्मूला, यही होता है वैल्यू एडिशन वाला फॉर्मूला, जिसमें हमने वैल्यू ऐड करी कि कितनी ऐड करी गई है हर पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1000 रुपए आ गया, कैसे आया, 500 प्लस 200 प्लस 300 की वैल्यू एडिशन आ गया, ठीक है। और भी तरीका है निकालने का कि आप देख लो फाइनली ये जो आउटपुट बना, टोटल आउटपुट बना, वो कितने का बना, 1000 रुपए का बना, तो फाइनल आप 1000 ऐसे देख लो या आप इनको ऐड कर करके देख लो, ठीक है। तो डबल काउंटिंग का मतलब हो गया आउटपुट, काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डबल काउंटिंग को अवॉइड कैसे करेंगे भाई, डबल काउंटिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जब हम फाइनल आउटपुट वैल्यू को इंक्लूड करें या फिर वैल्यू एडिट मेथड को। देखो वैल्यू एडिट मेथड मैंने अभी बताया कि वो 500, 200 और 300 को ऐड कर रहे हो वैल्यू एडिट वाली चीजों को, तो अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम वैल्यू एडिशन देख रहे हैं। या फिर हम फाइनल आउटपुट जो बन रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्रेड बनी है, उसकी वैल्यू को ले ले, तो भी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई सम ऑफ वैल्यू एडिट, सारे वैल्यू एडिट की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो सम ऑफ द फैक्टर इनकम आ जाएगी, सारे फैक्टर्स की इनकम आ गई। देखो सम ऑफ वैल्यू एडिट 500, 200, 300 हमने ऐड किया सारे वैल्यू एडिट को, तो उससे फैक्टर इनकम की इनकम आ गई, राइट। हमारे सारे फैक्टर्स जो थे उन सबकी इनकम आ गई ना, कि 1000 रुपए का गुड बन गया, तो वही लिखा हुआ है। मैं एक बार इसे रीड मार देती हूँ, बाकी आप इसे समझ जाना, ये आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा। सी प्रोडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ वैल्यू, प्रोडक्शन का मतलब ये होता है वैल्यू ऐड होना टू द इनपुट्स में थ्रू दी कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, इनपुट्स में कुछ वैल्यू ऐड करना, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलके, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। इट मीन्स वैल्यू एडेड, और इसी को हम क्या कहेंगे, NVA-FC is nothing but the contribution made by the different factors of production in the production process. So every individual factor has a right to get back as a share for the value added to the input, क्योंकि हर एक फैक्टर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है अपने प्रोडक्शन फेज पे, तो उसको कुछ ना कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो उसको क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है, कि हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था, ठीक है। सो द प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूट, तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ये जो उसको मिलता है नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट, जो उसको मिलता है वो अपने among the owners of the factors of production, जो भी owners है सारे factors of production में distribute कर देता है in the form of rent, wages, interest and profit. So it is rightly said that sum of the value added equals to sum of the factor income, ठीक है, समझ आ गया। अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको इसमें से कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि आपको ऐड क्या है, कैलकुलेट करना है NVA-FC, GDP-MP आप निकाल लोगे। GDP-MP निकालने के बाद आपको पता है ये, देखो अच्छा ये मैं बता देती हूँ, वैल्यू एडेड यहाँ पे ना, इसका मतलब क्या होता है, DP होता है, इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना आप। इसका मतलब आपको है कि NDP, ठीक है, NDP-FC निकालना है आपको। अब NDP-FC देखो, पहले आपको निकालना है GVA-MP ऑफ सारे सेक्टर्स, ठीक है। GVA-MP ऑफ सारे सेक्टर्स निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या कैसे निकालते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो आपको सेल्स भी गिवन है, चेंज इन स्टॉक आप निकाल सकते हो, तो ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। माइनस होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट परचेज आपको दे रखा है। आपको ये ध्यान रखना है इंपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, और एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते हैं जब हमारे पास सेल्स गिवन है, तो ठीक है। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा क्या, GVA-MP आपका निकल जाएगा, फिर ठीक है, तीनों सेक्टर्स की यहाँ बात नहीं हो रही, तो नॉर्मल आपका निकल गया। उसके बाद NDP-FC निकालनी है, तो आपको N के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए, आपके पास है। DP-MP के लिए आपको NFIA चाहिए, अगर चाहिए तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये रहा, और सब्सिडी और
आपके पास टैक्सेस तो नहीं है बट सब्सिडी है, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा करके देखना इसको, आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपका कमेंट चेक कर सकती हूँ। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।